बैटमैन आर्कम नाइट आर्कम सीरीज़ की आखिरी गेम जिसने इस सीरीज़ को कंक्लूड करा। रॉकस्टेडी की इस फ्रेंचाइज को सबसे लव और रिस्पेक्ट मिली है, फिर चाहे वो गेमर्स हो या बैटमैन फैंस। और आर्कम नाइट के लिए लोगों की एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन दोनों बहुत हाई थी, स्पेशली जब तुम कंसिडर करते हो कि आर्कम सिटी आर्कम असाइलम से कितना बड़ा स्टेप अप थी। तो ये एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही अंडरस्टैंडेबल है। फाइनली जब ये गेम रिलीज़ हुई, गेमर्स इस गेम से डिसअपॉइंटेड थे, जो कि हैरानी की बात नहीं है क्योंकि गेमर्स की इस गेम से एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट अनरीचेबली हाई थी, जिसके लिए मैं गेमर्स को भी जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि अच्छी गेम बनाने का नतीजा यही होता है। तो रिलीज़ होने पर जो मेन क्रिटिसिज्म इस गेम को कंसोल गेमर्स की तरफ से मिला था वो था डिसअपॉइंटिंग प्लॉट और मेन विलन, बोरिंग साइड स्टोरीज और बैटमोबाइल का ओवरयूज। पर पीसी गेमर्स की तरफ से जो कंप्लेंट आई थी वो थी तो मेरे ओपिनियन इस गेम को लेकर थोड़ा सा अनपॉपुलर हो सकता है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में बैटमैन आर्कम नाइट अब तक की बेस्ट आर्कम गेम है। हालांकि मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अनफेयर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो इस गेम का वर्जन खेला है वो है गेम ऑफ द ईयर एडिशन, और उस एडिशन में सारे एक्स्ट्रा डीएलसी और सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऑलरेडी थी। हालांकि आर्कम ओरिजिन मैंने अभी तक नहीं खेली है, और आर्कम सिटी और आर्कम असाइलम दोनों का ही मैंने कंप्लीट वर्जन खेला था। तो इस रिव्यू में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्यों आर्कम नाइट मेरी फेवरेट आर्कम गेम है। तो पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो तुम खुद ही देख सकते हो, ग्राफिक्स। ओ माय गॉड, दिस गेम लुक्स स्टनिंग ऑल द टाइम। गेम 2015 में रिलीज़ हुई थी और अभी तक 5 साल बाद भी ये गेम बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसका क्रेडिट मैं बस टेक्निकल साइड को नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि गेम के आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स को भी उतना ही क्रेडिट जाता है। ऑलमोस्ट किसी भी फ्रेम को तुम इस गेम के पॉज करके देख सकते हो, वो फ्रेम एक आर्टिस्ट की पिक्चर जैसा लगता है। ओपन वर्ल्ड डिटेल से भरा पड़ा है। गेम में कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एलिवेट करती है। तुम्हें इस गेम में कोई भी खाली या लेजी टाइप का एनवायरनमेंट डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा करेक्टर डिज़ाइन भी इस गेम में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, तुम हर छोटी छोटी चीज़ को सेपरेटली देख सकते हो। और जितने कॉस्ट्यूम्स और स्किन इस गेम में है, ये सारे मॉडल्स देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं और भी कई चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे कैसे इन्वायरमेंट इस गेम में जो चल रहा है उसमें इन्वॉल्व होता है, और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। ज़रा ये देखो, इस तरह की इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस बहुत रेयर है एक ओपन वर्ल्ड गेम में, स्पेशली कोई ओपन वर्ल्ड गेम जो इतनी ज़बरदस्त दिखती हो। टाइम की वजह से मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है। पर ये समझ लो, अगर मैं इस गेम को सिर्फ लुक्स पे रेट करता तो मैं इस गेम को 10 आउट ऑफ 10 देता। खैर, तो अब आते हैं गेम प्ले पर। इस गेम का गेम प्ले मोस्टली पुरानी दोनों गेमों जैसा ही है, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ों के साथ। जो तुम उन दोनों गेमों में करते थे वो तुम इस गेम में भी कर सकते हो, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि इस गेम का गेम प्ले उन दोनों गेमों से बेटर है। फाइटिंग मैकेनिक्स पहले से ज़्यादा टाइट है, पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, और पहले से ज़्यादा एक्सपेंडेड भी है। और एनिमी वैरायटी भी पहले से ज़्यादा बेटर है। स्टेल्थ में भी तुम्हारे पास पहले से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तुम्हारे पास नई गैजेट्स भी हैं। ट्रैवर्सल मैकेनिक्स भी इस गेम के पहले के गेमों से बेटर है। जो ट्रैवर्सल मैकेनिक्स पुरानी गेम के थे वो भी इस गेम में पहले से बेटर है, जैसे ग्लाइडिंग। इस गेम में ग्लाइडिंग फास्टर भी है और कंट्रोल भी बेटर होती है, बेसिकली ज़्यादा मज़ेदार है। पर जो सबसे बड़ा एडिशन रॉकस्टेडी ने इस गेम में किया है वो है बैटमोबाइल। ये टैंक सिर्फ ट्रैवलिंग का काम नहीं करता, इसमें इतने ज़्यादा गैजेट्स और वेपन्स है कि तुम इसे अपना एक पूरा करेक्टर मान सकते हो। आई मीन मिसाइल्स, ईएमपी ब्लास्ट, हैकिंग, ट्रैकिंग, ग्रैपलिंग हुक जैसी चीज़ें अगर किसी गाड़ी में हो तो उसे गाड़ी बोलना थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। मैं तो इसे टैंक ही मानूंगा, स्पेशली जब मैं इस टैंक को दीवारों के आर पर मक्खन की तरह जाते हुए देखता हूँ। दैट्स नॉट अ कार, दैट्स अ टैंक। मैंने कई लोगों को ये कंप्लेन करते हुए सुना है कि इस गेम में हम अपना ज़्यादातर टाइम बैटमोबाइल के अंदर ही बिताते हैं। मैं ये कहूँगा इस गेम में बैटमोबाइल का ओवर यूज़ हुआ है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि इस गेम में हम अपना ज़्यादा टाइम बैटमोबाइल में ही बिताते हैं। हालांकि जब कॉम्बैट की बात आती है बैटमोबाइल में, पहले 1-2 बार के बाद ये कॉम्बैट बहुत जल्दी रिपीटेटिव लगने लगता है, स्पेशली जब हम पूरी गेम में इन ड्रोन्स के साथ लड़ रहे हैं। आई मीन, कब तक कोई ड्रोन्स के साथ लड़ेगा और इंटरेस्टेड रहेगा। कंट्रोल्स के बारे में यहाँ ज़्यादा बात करने को कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे इन कंट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही बैटमोबाइल प्रॉपर्ली कंट्रोल होने लगती है बिना किसी प्रॉब्लम के। पर मैंने कई लोगों से सुना है कि उन्हें इस गेम की ड्राइविंग पसंद नहीं है, तो हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो। ओवरऑल मेरे ओपिनियन में आर्कम नाइट ने पिछली दोनों गेमों को गेम प्ले के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आर्कम नाइट का गेम प्ले सीरीज़ का अभी तक का बेस्ट गेम प्ले है। तो अब आते हैं स्टोरी पर।
अब स्टोरी में कुछ चीज़ें ये गेम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती है और कुछ चीज़ें ये गेम बहुत डिसअपॉइंटिंग तरीके से करती है। इस स्टोरी का जो अच्छा पार्ट है वो इतना अच्छा है कि मैं उसे स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर उसके बिना इस स्टोरी में मुझे क्या अच्छा लगा ये एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो मैं कोशिश करूँगा तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कि मुझे स्टोरी में क्या अच्छा लगा बिना स्पॉइल करे। देखो, इस स्टोरी को दो पार्ट्स में सोचो, एक साइकोलॉजिकल पार्ट और एक रियलिटी वाला पार्ट। तो जो साइकोलॉजिकल वाला पार्ट है उसमें इस स्टोरी की सारी अच्छी चीज़ें हैं, और जो रियलिटी वाला पार्ट है उसमें इस स्टोरी की सारी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हैं। इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसने मुझे बुरी तरह हैरान करा और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस स्टोरी में ऐसा भी कुछ होगा। इसके साथ साथ इस स्टोरी में कई सारे ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग भी है, स्पेशली मेन विलन्स आर्कम नाइट और स्केयरक्रो। ये स्पॉइलर नहीं है क्योंकि ये दोनों ही गेम के कवर पे बने हुए हैं, दोनों ने ही बहुत डिसअपॉइंट करा। पर मैं ये कहूँगा इस स्टोरी में मैं पिछली दोनों स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टेड था सिर्फ साइकोलॉजिकल पार्ट की वजह से। और जो साइकोलॉजिकल वाला पार्ट था वो इतना अच्छा था कि मेरे ख्याल से ये मेरी फेवरेट आर्कम स्टोरी है पूरी सीरीज़ में। इससे पहले कि दोनों आर्कम गेम्स में स्टोरी मुझे बहुत जेनेरिक लगी, इस गेम ने एटलीस्ट एंड तक मुझे अपनी स्टोरी में इन्वेस्टेड रहा। देखो, मुझे पता है मैं स्टोरी के बारे में ठीक से बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम लोगों का एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी का एक स्पॉइलर रिव्यू बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं इस गेम की स्टोरी का एक स्पॉइलर रिव्यू बना दूंगा। तो अगर तुम लोग वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग डाल के लिखो स्पॉइलर रिव्यू। खैर, अब आते हैं साइड क्वेस्ट और एक्स्ट्रा कंटेंट पर। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा अनफेयर है क्योंकि गेम ऑफ द ईयर एडिशन में सारे DLC और सारा एक्स्ट्रा कंटेंट एक साथ आता है, और साइड क्वेस्ट जिसके साथ ये गेम रिलीज़ हुई थी वो सारे ही बहुत बोरिंग और जेनेरिक है। पर DLC के साथ जो साइड क्वेस्ट आते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है और मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा इस वर्जन में ढेर सारे करेक्टर स्टोरी मिशंस भी है जिनमें तुम अलग अलग करेक्टर बनकर उनके पर्सनल मिशंस खेल सकते हो। मेरा फेवरेट रेड हुड है क्योंकि उसके मिशन पे तुम लिटरली सीधा लोगों को शूट कर सकते हो, जो कि बहुत मज़ेदार है। DLC में ढेर सारे एक्स्ट्रा चैलेंजेस भी है जो तुम खेल सकते हो। पर्सनली मैं कभी भी इन चैलेंजेस में इंटरेस्टेड नहीं था। ओवरऑल DLC के बिना इस गेम में साइड कंटेंट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, पर DLC के साथ इस गेम का साइड कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अगर तुम इस गेम को ले रहे हो तो गेम ऑफ द ईयर एडिशन ही लेना, क्योंकि गेम ऑफ द ईयर एडिशन स्टैंडर्ड एडिशन से सिग्निफिकेंटली बेटर है। और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे बॉस बैटल। इस गेम में बॉस बैटल बहुत ज़्यादा जेनेरिक और डिसअपॉइंटिंग है, और DLC में बॉस बैटल्स बेस गेम से बेटर है। पर ओवरऑल इस गेम में बॉस बैटल पिछली दोनों गेमों से पीछे है। स्पेशली जो बॉस बैटल्स हमें बैटमोबाइल में लड़नी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव और बहुत ज़्यादा अनोइंग है। ओवरऑल पिछली दोनों गेमों में बॉस बैटल्स इस गेम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेटर थी। एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई कि रॉकस्टेडी ने फिक्स क्यों नहीं करी, जबकि लास्ट गेम को इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, और वो है रेडलर ट्रॉफीज़। आर्कम सिटी में तुम्हें 400 रेडलर ट्रॉफीज़ कलेक्ट करनी पड़ती है, तब जाके तुम्हारी गेम की रियल एंडिंग अनलॉक होती है। इस चीज़ की वजह से लोगों को बहुत गुस्सा भी आया था। तो पता नहीं कैसे रॉकस्टेडी ने सेम चीज़ उठा के आर्कम नाइट में भी डाल दी। इस गेम में भी तुम्हें टोटल 243 ट्रॉफीज़ कलेक्ट करनी पड़ती है गेम की रियल एंडिंग अनलॉक करने के लिए। मैं तो तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि तुम ये एंडिंग सीधा इंटरनेट पे डायरेक्टली देख लेना। इस गेम में और भी कई नए रिडलर चैलेंजेस हैं, जैसे रिडलर रेस ट्रैक्स जो कि तुम्हें सीजर दे सकते हैं। मुझे इन ट्रैक्स ने बहुत परेशान करा क्योंकि ये ट्रैक्स प्रिंस ऑफ पर्शिया के डेथ ट्रैप्स जैसा है, पर अब ये डेथ ट्रैप्स तुम्हें एक टैंक में बैठ के लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट करने हैं, और हर लैप के बाद डिफ़िकल्टी बढ़ती रहती है। इस गेम में और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे कैट वुमन, रॉबिन, नाइटविंग वगैरह वगैरह, पर ये सारे कैरेक्टर अंडर यूटिलाइज्ड है। एटलीस्ट पिछली गेम में तुम कैट वुमन बन के फ्री रोम तो कर सकते थे, पर वो फीचर भी इस गेम से पूरी तरह से गायब है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर कैरेक्टर्स फ्री रोम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस चीज़ ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा क्योंकि ये फीचर आर्कम सिटी में था और इस गेम से गायब है। हालांकि टेक्निकल साइड पे मुझे इस गेम से कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेक्सचर पॉप-इन्स, साउंड ग्लिचेस, और दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पहली, गेम क्रैश। ये गेम 2 से 3 बार क्रैश हो चुकी है मेरे PS4 पे। पर जो सबसे इरिटेटिंग चीज़ है वो है ये गेम कई बार बीच में अटक जाती है, और ये बहुत होता है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। पूरी गेम में ये कई बार होता है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 5 साल बाद भी इस गेम में इतनी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी भी हैं और अभी तक पूरी तरह से पैच नहीं हुई है। साउंड डिज़ाइन गेम का काफ़ी अच्छा है, पर म्यूज़िक गेम में बहुत ज़्यादा जेनेरिक और फॉरगेटेबल है। कोई भी ट्रैक कुछ खास नहीं लगता। कुछ बहुत बुरे भी नहीं है, पर ये कुछ खास भी नहीं है।
एक जगह जहां इस सीरीज ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं करा और आर्कम नाइट ने पिछली दोनों गेमों को पीछे छोड़ दिया, वो है कॉस्ट्यूम्स। बेसिकली पूरी गेम में मैं कॉन्स्टेंटली कॉस्प्ले कर रहा था। मैं हर मिशन को एक अलग कॉस्ट्यूम पहन के खेल रहा था। पर मेरी यहाँ पर भी एक कंप्लेन है, और वो ये है कि हमें कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए बार बार मेन मेन्यू में जाना पड़ता है, जो कि इस गेम की लंबी लोडिंग स्क्रीन की वजह से बहुत अनोइंग हो जाता है, स्पेशली जब आर्कम सिटी में हम यही काम ओपन वर्ल्ड में डायरेक्टली कर सकते हैं। रॉकस्टेडी ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न मुझे समझ नहीं आया। फाइनली मैंने इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में बात कर ली, मैंने इस गेम के गेम प्ले के बारे में बात कर ली, मैंने इस गेम की स्टोरी के बारे में काइंड ऑफ बात कर ली और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में भी बात कर ली। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझ पाओगे कि क्यों आर्कम नाइट मेरी फेवरेट आर्कम गेम है। मैं तुम लोगों को 100% ये गेम रेकमेंड करूँगा, स्पेशली अगर तुम गेम ऑफ द ईयर एडिशन पा सकते हो तो। अदरवाइज नॉर्मल एडिशन में भी तुम्हें ये गेम ज़रूर खेलनी चाहिए।